मैं डॉक्टर भामा अग्रवाल आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए प्यारे बच्चों, आज हम बिहारी जी का अध्ययन आरंभ करते हैं। बिहारी जी की यश का आधार उनकी एकमात्र पुस्तक जो हमें प्राप्त होती है वो बिहारी सतसई है, जिसमें उन्होंने 713 दोहे लिखे हैं और उनके दोहों के लिए अत्यंत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगें बेंधे सकल शरीर। अर्थात ये दो पंक्ति वाले दोहे अपने आप में एक अद्भुत भाव सौंदर्य, कल्पना सौंदर्य, विषय सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य समेटे हुए हैं। इन दोहों के अध्ययन से हमें यह भी जानकारी मिलती है कि बिहारी जी एक सामान्य व्यक्तित्व नहीं है। वो अनेक विधाओं का और अनेक विषयों का अत्यंत प्रबुद्धता से, अत्यंत बारीकी से ज्ञान रखते थे। इसलिए उनके दोहों में हमें भक्ति, नीति, नायिका भेद निरूपण, श्रृंगार के संयोग तथा वियोग पक्ष, प्रेम, सौंदर्य, विज्ञान, वास्तुशास्त्र, नक्षत्र ज्ञान, रंग योजना आदि न जाने कौन कौन से पहलू हैं जो हम इन दोहों में पढ़ते हैं, समझते हैं और अपने जीवन को एक अलग दिशा देते हैं। यहाँ कवि ने प्रभु के प्रति उल्हाना भी दिया है, अपना प्रेम भी जताया है और उन्होंने यह भी बताया है कि प्रभु, मुझ जैसे पापी से अब आपका पाला पड़ा है। जब मुझे मुक्त करके दिखाओगे तो जानूंगा। यानी कहीं कहीं वह उन्हें चुनौती देते हुए भी दिखाई देते हैं। साथ ही वो यह भी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति इस संसार के गुणों को देखता नहीं है, समझता नहीं है, महसूस नहीं करता, तो इसका अभिप्राय यह कतई नहीं है कि संसार में गुण नहीं है। यह संसार अनेक गुणों से भरा हुआ है, अनेक योग्यताओं से भरा हुआ है, लेकिन मनुष्य उन गुणों को केवल इसलिए नहीं देख पाता क्योंकि वह उन्हें समझना चाहता नहीं है अथवा उसे समझ में आते नहीं हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे हम इन आँखों से पूरे विश्व को देखते हैं, लेकिन एक आँख दूसरी आँख को नहीं देख सकती। नायिका भेद में उन्होंने शुक्ल अभिसारिका, कृष्ण अभिसारिका के साथ साथ नायिका के हर छोटे से छोटे तत्व को उन्होंने निरूपित किया है। बच्चों, आपको जानकारी होगी कि बिहारी जी महाराज जय सिंह के दरबार में रहने वाले एक कवि मात्र नहीं थे। उन्होंने एक विश्वसनीय सलाहकार, एक उत्तम पथ प्रदर्शक की भूमिका भी इन दोहों के माध्यम से आप पाएंगे कि वो निभा रहे हैं। तो हम यही कहेंगे, बिहारी जी के ये दोहे वास्तव में अपने अंदर बहुत कुछ समेटे हुए हैं। हम उनमें सृष्टि का लगभग या अधिकांश प्रकार का प्रयोग, भाव सौंदर्य, ज्ञान, विज्ञान आदि यहाँ देखेंगे, समझेंगे और हमें महसूस होगा कि वह एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अपनी लेखनी विविध विषयों पर चलाई और लगभग मानव जीवन के अधिकांश पहलुओं को उकेर कर मानव मात्र का पथ प्रदर्शन किया
उनके जीवन को आलोकित किया। आइए देखते हैं इन दोहों में कविवर क्या समझाना चाहते हैं। दोहा संख्या 23। झीने पट में झुलमुली, झलकती ओप अपार, सुरतरु की मनु सिंधु में, लसती सपल्लव डार। प्रसंग। प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में संकलित रीति सिद्ध कवि बिहारी जी द्वारा रचित उनके एकमात्र ग्रंथ बिहारी सतसई से लिया गया है, अवतरित है, उद्धृत है। संदर्भ। यहाँ बिहारी जी ने नायिका के अत्यंत मनोरम मनोहारी सौंदर्य का आकर्षक वर्णन किया है। उन्होंने इस संसार को सागर, नायिका को कल्प वृक्ष और नायिका के द्वारा पहने गए वस्त्रों को कल्प वृक्ष की शाखा पर उगने वाली नन्ही कोमल कोमपल से उसकी तुलना कर बड़ा ही भावपूर्ण चित्रण किया है। वो लिखते हैं कि व्याख्या। पहले शब्दों के अर्थ। झीने यानी पतले, पट वस्त्र, म में झुलमुली झिलमिलाती हुई, चमकती हुई, झलकती झलक रही है, दिखाई दे रही है। ओप कांति, चमक, प्रभा। अपार असीम। सुरतरु देव वृक्ष यानी कल्पतरु, कल्प वृक्ष। की मनु मानो, सिंधु सागर, म में लसती सुशोभित हो रही है, चमक रही है। सपल्लव पत्तों से भरी हुई, डार शाखा। रीति सिद्ध कवि बिहारी जी नायिका के मनोरम रूप का चित्रण करते हुए लिखते हैं कि नायिका ने झीने पट में झुलमुली, कि नायिका ने अत्यंत पतले वस्त्र पहन रखे हैं और उन पतले वस्त्रों से झिलमिलाता हुआ उसका शरीर, झलकती ओप अपार, तथा उस शरीर की चमक असीम है, अंतहीन है, अथाह है। कवि को नायिका के इस सौंदर्य को देखकर, उसकी सुंदरता को देखकर जो भाव उमड़ रहा है, उसके बारे में लिखते हैं कि सुरतरु की मनु सिंधु में लसती सपल्लव डार, कि उसके शरीर की इस चमक को देखकर ऐसा लगता है मानो विशाल सागर में कल्प वृक्ष की कोई पत्तों से भरी हुई शाखा सुशोभित हो रही हो, शोभायमान हो रही हो, सुंदर लग रही हो। और कवि कहते हैं कि नायिका इस प्रकार अत्यंत आभामय दिखाई दे रही है, सुंदर दिखाई दे रही है, आकर्षक दिखाई दे रही है। एक बार फिर हम इस दोहे की व्याख्या करते हैं। कवि बिहारी जी नायिका के असीम सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि नायिका ने जो पतले वस्त्र धारण किए हुए हैं, उनमें से नायिका के शरीर के सौंदर्य और शरीर की चमक अत्यंत प्रभामय होकर, अत्यंत आकर्षक होकर झलक रही है, जिसे देखकर कवि के मन में कल्पना उत्पन्न हो रही है कि ऐसा लगता है मानो इस विशाल सागर में नायिका के शरीर रूपी कल्प तरु के पत्तों से भरी हुई शाखा की परछाई
समुद्र में पड़ती हुई सुशोभित हो रही हो। अर्थात नायिका अत्यंत आकर्षक है, मनोरम है, सुंदर है और अपनी ओर आकर्षित करने वाली है। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि नायिका का सौंदर्य असीम और अथाह है। वह अपने इस अलौकिक सौंदर्य से सबको अपनी ओर आकर्षित कर रही है। विशेष, यहाँ कवि ने छीने पतले वस्त्रों में नायिका के शरीर का सुंदर वर्णन किया है। शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग है। श्रृंगार रस माधुर्य गुण है। दोहा छंद गेय शैली और संगीतात्मकता बनी हुई है। इस पद में झुलमुली झलकती अनुप्रास अलंकार, मनु उत्प्रेक्षा अलंकार, यानी इस पद में अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार का अत्यंत आकर्षक प्रयोग हुआ है। दोहा संख्या 24। खेलन सिखिए अली भले, चतुर अहेरी मार, कानन चारी नैन मृग, नागर नरनु शिकार। प्रसंग पूर्ववत। संदर्भ, यहाँ नायिका की एक सखी के माध्यम से कवि ने नायिका की बड़ी बड़ी चंचल, सुंदर, आकर्षक आंखों का सौंदर्य वर्णन तथा उसके प्रभाव का बड़ा सुंदर और मारक चित्रण किया है। वो लिखते हैं कि व्याख्या। शब्दों के अर्थ। पहले, खेलन खेलना, सीखे सीख गए हैं। अली हे सखी, भले अच्छे, चतुर समझदार, अहेरी शिकारी, मार मारने लगे हैं। कानन कानों को, चारी छूने वाले या कानों तक जाने वाले, नैन आंखें, मृग हरिण, नागर पुरुष चतुर, नरनु मनुष्य, शिकार शिकार करने लगे हैं। यहाँ नायिका की सखी नायिका से कहती है कि हे सखी, तेरी ये आंखें खेलन सीखे, सभी प्रकार के खेल सीख गए हैं। भले चतुर अहेरी मार, ये बड़े बड़े शिकारियों को भी ढेर करना जान गई है। कानन चारी की कानों तक जाने वाली, नैन आंखें, मृग नागर नरनु शिकार की चतुर से चतुर पुरुष रूपी हिरण का ये आसानी से शिकार करने लग रहे हैं। अब एक बार फिर बच्चों ध्यान से सुनिए। नायिका की सखी नायिका को संबोधित करते हुए कहती है कि हे सखी सुन, तुम्हारे कानों तक जाने वाली ये आंखें काम कटाक्ष चलाना बहुत अच्छी प्रकार से सीख चुकी हैं। जब तुम अपनी आंखों से यह कटाक्ष चलाती हो तो बड़े से बड़े शिकारी पुरुष भी, समझदार पुरुष भी, संयमी पुरुष भी, मर्यादित पुरुष भी अपना संयम खो बैठते हैं और तुम्हारी इन आंखों का शिकार हो जाते हैं। बच्चों ध्यान दें, नायिका की सखी नायिका की आंखों को शिकारी बता रही है, उसकी काम कटाक्ष को तीर बता रही है, संयमी समझदार चतुर पुरुष को हरिण बता रही है। तो इस प्रकार वह कहती है कि हे सहेली, तुम्हारी कानों को छूने वाली आंखें काम कटाक्ष चलाना बहुत अच्छी प्रकार से सीख गई हैं। जब तुम्हारी ये शिकारी आंखें काम कटाक्ष रूपी तीरों को छोड़ती हैं तो संयमी, अत्यंत समझदार और बड़े से बड़ा चतुर व्यक्ति भी
हिरण की भांति इनका शिकार बन जाता है। उसका सारा ज्ञान, संयम इन आंखों के सौंदर्य के सामने ढेर हो जाता है। भावार्थ: कवि के कहने का भाव यह है कि नायिका की आंखें और उनके काम कटाक्ष अत्यंत शक्तिशाली और मारक शक्ति रखते हैं। विशेष यहाँ नायिका की आंखों के सौंदर्य का अत्यंत मनोरम वर्णन है। शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग है। श्रृंगार रस और माधुर्य गुण है। दोहा, छंद, गेय शैली और संगीतात्मकता बनी हुई है। इस दोहे में अनुप्रास, रूपक, पदमैत्री, मानवीकरण आदि अलंकारों का अत्यंत सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। दोहा संख्या 25। रस सिंगार मंजनू किए, कंजनू भंजनू दैन, अंजनू रंजनू हूं बिना, खंजनू गंजनू नैन। प्रसंग पूर्ववत। संदर्भ: यहाँ कवि बिहारी जी नायिका की आंखों का अत्यंत मनोरम वर्णन करते हैं और यह वर्णन नायिका की एक सखी अपनी सहेली से करते हुए कहती है कि व्याख्या: शब्दों के अर्थ पहले। रस आनंद, श्रृंगार नायक और नायिका का मिलन। मंजनू स्नान किए करने के बाद। कंजनू कमल, भंजनू हराने वाला, गर्व भंग करने वाला, पराजित करने वाला, दैन बन गए हैं। अंजनू काजल, रंजनू लगाना, हूँ है, बिना रहित। खंजनू खंजन नाम का पक्षी जो काले रंग का होता है मगर उसकी आंखें अत्यंत आकर्षक और बड़ी बड़ी होती हैं। गंजनू अपमानित करना, बेइज्जत करना, तिरस्कार करना। नैन आंखें। यहाँ नायिका की एक सखी अपनी सहेली से नायिका की आंखों की सुंदरता का वर्णन करते हुए कह रही है, हे सखी देख, रस सिंगार मजनू किए, कि इसकी आंखें अपने नायक से मिलन के आनंद में स्नान करने के बाद तो कंजनू भंजनू दैन की कमल की सुंदरता को भी अपमानित कर रही हैं। अर्थात ये आंखें अपने प्रियतम से मिलने के बाद कमल से भी अधिक सुंदर लगने लगी हैं। अंजनू रंजनू हूं बिना, खंजनू गंजनू नैन कि इन आंखों में काजल नहीं लगाया गया है। काजल से रहित होने पर भी ये आंखें खंजन पक्षी की आंखों से भी अधिक सुंदर लग रही है। यानी नायिका की आंखें खंजन पक्षी की भी कालिमा का तिरस्कार कर रही है, उसे अपमानित कर रही है। एक बार फिर हम इस दोहे की व्याख्या करते हैं। नायिका की सखी अपनी सहेली से कह रही है कि हे सखी देख, हमारी नायिका की अपने प्रियतम से मिलने के बाद उसके मिलन के आनंद में नहाकर आई हुई ये आंखें कमल से भी कहीं अधिक सुंदर हैं। इसके कारण कमल की सुंदरता भी फीकी पड़ रही है। इन आंखों में काजल नहीं लगा हुआ है। काजल के बिना भी ये आंखें खंजन पक्षी की कालिमा का भी तिरस्कार कर रही हैं। अर्थात नायिका की आंखों में छाई हुई मादकता, मस्ती कमल से भी अधिक आकर्षक है और खंजन पक्षी से भी अधिक मोहक
बनी हुई है। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि श्रृंगार रस में डूबी नायिका की आंखें अत्यंत आकर्षक हैं। विशेष, यहाँ कवि ने श्रृंगार में रची बसी आंखों की सुंदरता का वर्णन किया है। शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा है। श्रृंगार रस माधुर्य गुण है। दोहा छंद गेय शैली और संगीतात्मकता बनी हुई है। इस पद में अनुप्रास, प्रतीप, पदमैत्री आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। दोहा संख्या 26। सायक सम मायक नयन रंगे त्रिभिद रंग गात, जखऊं बिलखी दूरी जात जल, लखी जल जात लजात। प्रसंग पूर्ववत। संदर्भ, इस दोहे में नायिका की सखी नायक के सामने नायिका की आंखों की सुंदरता का वर्णन कर रही है और साथ ही साथ इन आंखों की सुंदरता के बहाने वह नायक को नायिका के मिलने के स्थान के विषय में अप्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सूचना भी दे रही है। सखी नायक को किस प्रकार नायिका के मिलन स्थल के विषय में बता रही है, जो कवि ने इस प्रकार लिखा है। व्याख्या। पहले शब्दों के अर्थ। सायक शाम का समय, सम के समान, मायक मायावी, जादुई, अत्यंत आकर्षक, नयन आंखें, रंगे रंगी हुई है, त्रिविध तीन प्रकार के रंग रंगों से गात शरीर, जखों मछलियां, बिलखी बिलख कर, तड़फ कर, दूरी दूर जात चली जाती हैं, जल जल में, लखी देखकर, जल जात कमल, लजात शर्माते हैं। यहाँ नायिका की सखी नायक से नायिका की आंखों की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहती है कि नायिका की आंखें शाम के समय के भांति तीन प्रकार के रंगों से रंगी हुई हैं। उन आंखों में सफेदी, कालापन और लालिमा समाई हुई है। इन आंखों में जादुई आकर्षण है, मायावी शक्ति है। नायिका की आंखों की इस सुंदरता को देखकर जखों बिलखी दूरी जात जल की मछलियां भी तड़फ कर बिलख कर पानी की गहराई में चली गई हैं, छिप गई हैं। लखी जल जात लजात। और इन आंखों की सुंदरता को देखकर उस तालाब में खिले हुए कमल भी शर्मा कर, लज्जा कर सकुचा गए हैं, सिमट गए हैं, चुई मुई की भांति संकुचित हो गए हैं। अर्थात यहाँ नायिका की सखी नायक को यह भी बता रही है कि नायिका शाम के समय जब वातावरण में धुंधला प्रकाश हो, हल्की लालिमा हो, उस समय वह तालाब के किनारे बैठकर नायक का इंतजार कर रही है। अतः नायक को उससे मिलने के लिए वहां जाना चाहिए। एक बार फिर हम इस दोहे की व्याख्या कर रहे हैं। नायिका की सखी नायक से नायिका की आंखों की सुंदरता का वर्णन करते हुए कह रही है, सायक सम मायक नयन, कि नायिका की आंखें
शाम के समय की भांति लालिमा, कालापन व सफेदी लिए हुए है और उसकी आंखों में जादुई आकर्षण छिपा हुआ है। और इस सुंदरता को देखकर, इस रंग को देखकर जखों बिलखी दूरी जात जल, मछलियां भी पानी में अधिक गहराई तक जाकर छिप गई हैं। लखी जल जात लजात और नायिका की आंखों को देखकर उस तालाब में, सरोवर में खिले हुए कमल भी सिमट गए हैं, छुई मुई की भांति संकुचित हो गए हैं, संकोच कर रहे हैं, शर्मा रहे हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में, नायक के सामने नायिका का संदेश देने के लिए सखी कह रही है, शाम का ऐसा समय जब हल्का अंधेरा हो और वातावरण में लालिमा हो, ऐसे समय में नायिका सरोवर के किनारे नायक से मिलने की इच्छुक है। अतः नायक को उससे मिलने वहां जाना चाहिए। विशेष यहाँ नायिका की आंखों का अत्यंत मनोरम वर्णन किया गया है। शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग है, श्रृंगार रस है, माधुर्य गुण है, दोहा छंद गे शैली है, संगीतात्मकता बनी हुई है। इस दोहे में सहायक सम उपमा, अनुप्रास, प्रतीप, जलजात और लजात, यमक आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। दोहा संख्या 27। बर जीते सर मैन के, ऐसे देखे मैन, हरिणी के नैनानुते, हरि नीके ए नैन। प्रसंग पूर्ववत। संदर्भ, इस दोहे में रीति सिद्ध कवि बिहारी एक ऐसी सखी जो संदेश वाहिका का कार्य कर रही है, सखी की दूती बनी हुई है और श्री कृष्ण के समक्ष नायिका का सौंदर्य वर्णन तथा उसकी आंखों का विशेष रूप से सुंदर चित्रण करते हुए कहती है कि व्याख्या। पहले शब्दों के अर्थ। बर उत्तम, श्रेष्ठ, सबसे बढ़िया, जीते जीत लिए हैं, ग्रहण कर लिए हैं, सर बाण, मैन कामदेव, के ऐसे इस प्रकार के, देखे देखे, मैंने न नहीं, हरिणी हरिणी, के नैनानु आंखों से, ते से हरि श्री कृष्ण, नीके अच्छे, ए इस प्रकार के नैन आंखें, कि श्री कृष्ण के पास आई हुई नायिका की संदेश वाहिका अपनी नायिका की सुंदर आंखों का वर्णन करते हुए कहती है, बर जीते सर मैन के, कि मेरी सखी की आंखों ने तो कामदेव के वाणों को भी जीत लिया है। अर्थात जब नायिका अपनी आंखों से काम कटाक्ष चलाती है तो सभी तड़फ कर रह जाते हैं, बिलक कर रह जाते हैं, घायल हो जाते हैं। ऐसे देखे मैंने, कि मैंने इससे पहले न तो ऐसी सुंदर आंखें देखी हैं और न ही उन आंखों का ऐसा प्रभाव देखा है। हरिणी के नैनानुते, कि मेरी नायिका की आंखें तो हिरणी की आंखों से भी अधिक सुंदर है, चंचल है, मोहक है। एक बार फिर कर रहे हैं। यहाँ नायिका की सखी नायक के समक्ष नायिका की सुंदर आंखों का वर्णन करते हुए कहती है कि हे श्री कृष्ण, मेरी नायिका की आंखों से चलने वाले काम कटाक्ष तो कामदेव के तीरों से भी अधिक
शक्तिशाली हैं, प्रभावी हैं। अर्थात नायिका की आंखों के जादू के प्रभाव से कोई भी नहीं बच पाता है, वह तड़फ कर रह जाता है। मैंने इससे पहले आंखों का ऐसा जादू, ऐसा प्रभाव नहीं देखा था, क्योंकि मेरी नायिका की आंखों के सामने तो हिरणी के आंखों की चंचलता भी कमजोर पड़ती है। अर्थात नायिका की आंखें हिरणी की आंखों से भी अधिक सुंदर, अधिक चंचल, अधिक आकर्षक हैं। भावार्थ: कवि के कहने का भाव यह है कि नायिका की आंखें अत्यंत सुंदर, आकर्षक और प्रभावशाली हैं। विशेष यहाँ नायिका की आंखों की सुंदरता का वर्णन किया गया है। शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग है, श्रृंगार रस माधुर्य गुण है, दोहा छंद गेय शैली और संगीतात्मकता है। इस पद में मैन यमक अलंकार, हिरणी की आंखें अत्यंत सुंदर मानी जाती हैं, लेकिन नायिका की आंखें उससे भी अधिक सुंदर है, इसलिए प्रतीप अलंकार। और यहाँ संबोधन के साथ साथ बात की जा रही है व्यतिरेक आदि अलंकारों का भी सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। धन्यवाद बच्चों, आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में फिर मुलाकात होगी। पिछली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आशा है पढ़ा गया विषय आपको अच्छी प्रकार समझ आ रहा होगा। अपने भाव कमेंट बॉक्स में लिखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। आपका दिन और जीवन मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ, इसी मंगल कामना के साथ आभार, धन्यवाद।